हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ओनली सक्सेस एकेडमी में। माय नेम इज़ केशव कटोच। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि CAPF असिस्टेंट कमांडेंट 2022 की नोटिफिकेशन जो आ चुकी है। तो देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है ये 20 तारीख अप्रैल को, मतलब 20 अप्रैल को ये नोटिफिकेशन आई थी। और इसकी जो लास्ट डेट है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की वो 10/5 मतलब 10 मई 2022 को। सो ये जो आपका एग्ज़ाम है ये अगस्त में होगा। आपका एग्ज़ाम 2022 में आपका अगस्त में ही एग्ज़ाम होगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरली जो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे कि एलिजिबिलिटी को हम डिस्कस करेंगे कि एलिजिबल कौन कौन पर्सन है। इसमें हम एज लिमिट की बात करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि सिलेबस जो है वो क्या है आपका CAPF का। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम होता है। जो भी बच्चे डिफेंस या फिर बिल्ड फोर्स में जाना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। तो देखिए, CAPF का क्या है कि आपकी CAPF का जो एग्ज़ाम है ये साल में एक बारी ही आता है, ठीक है। और ये जो है ये UPSC कंडक्ट करवाती है। जैसे CDS का एग्ज़ाम जो है UPSC कंडक्ट कराती है। CDS साल में 2 बार ही होता है, ठीक है। जैसे अभी आपका CDS 10 अप्रैल को हुआ था। नेक्स्ट आपका सितंबर में जो है वो CDS है इस बार। ये कैलेंडर जो है वो UPSC पहले ही रिलीज़ कर देती है, जिससे हमें सब पहले ही पता होता है कि कौन से एग्ज़ाम की डेट जो है वो कब आनी है। आप UPSC की साइट पे जाके upsc.government.in में जाके वहाँ पे आप कैलेंडर को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि कैलेंडर पूरा एक तरीके से पिक जो है वो अपलोड हो चुकी है। तो देखिए, अगर आपने फॉर्म भरना है तो सबसे पहले कि जल्द से जल्द फॉर्म भरिए, क्योंकि देखो फॉर्म में इन्होंने सिंपली यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि आप इस साइट पे जाके UPSC ऑनलाइन पे जाके क्या कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। बट इसमें एक चीज़ आगे भी दी हुई है इन्होंने कि जो आपके जो सेंटर आप अलॉट करोगे तो जो पहले फिलअप कर देंगे, अगर सेंटर फिल हो गए सारे के सारे, तो फिर आपको वो सेंटर नहीं मिल सकता है। तो जितनी जल्दी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं आप करिए, ठीक है। इसमें इन्होंने डिटेल्स दी हैं कि आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। पैन कार्ड वगैरह, आधार कार्ड वगैरह जो है वो ट्रैवल एक्स ड्यूरिंग दैट एग्जामिनेशन आपके पास होना चाहिए, एज ए प्रूफ आपके पास होना चाहिए। तो लास्ट डेट जो है वो 10 मई जो आपका है। ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी फिल्ड अप टू 10 मई। आपके 10 मई तक जो है वो एप्लीकेशन फिल होगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो विड्रॉ हो जाएगी फ्रॉम 7 to 23/5/2022 टिल 6 PM तक, ठीक है। सो विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन और सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन का इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। तो आगे है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी इन्होंने बताया है कि 1/3 जो आपकी है नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी। ओके, तो इसमें सारे अगर मैं नोटिफिकेशन तो नहीं इसमें डिस्कस करूँगा, बट मेन चीज़ें जो हैं वो आपको डिस्कस की जाएंगी इसमें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है वगैरह। अब देखिए, यहाँ पे वैकेंसी जो है वो वैकेंसी क्या है। देखो, अगर आप CAPF की बात करते हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की आप बात करते हैं, तो उसमें आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस आती हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने दी है BSF, CRPF, CASF, ITBP एंड SSB। तो इनकी पोस्ट ये दी हुई हैं कि किसमें सबसे ज़्यादा जो है सशस्त्र सीमा बल में सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं, 82 पोस्ट हैं। फिर ITBP है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस में से 14 हैं, सबसे कम इसमें है। CASF में 62 हैं, CRPF में 29 एंड BSF में 66 है। तो देखिए, इसमें प्रेफरेंसेस जो है वो आपको भरनी होगी। एग्जाम जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें आप प्रेफरेंस भरेंगे। अगर मैं देखो, ये तो आपकी चॉइस है। तो सबसे कम जो प्रेफरेंस भरी जाती है वो CRPF की भरी जाती है, बिकॉज सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो है ये बहुत एक तरीके से सेंट्रल पुलिस है। और ये एक तरीके से हर जगह आपको, मतलब आप एक लग लीजिए कि आपको कहीं पे भी पोस्टिंग मिल सकती है, देश के किसी भी कोने में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। कभी आप देखिए, जैसे BSF है तो ये बॉर्डर पे मिलेगी, CASF है तो ये आपको इंडस्ट्रियल एरियाज, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग हमने की है, न्यूक्लियर प्लांट्स, इन सभी जगह पे, एयरपोर्ट्स पे, रेलवे स्टेशन पे यहाँ मिलेगी। ITBP आपको इंडो तिब्बतन बॉर्डर, मतलब आपको चाइना बॉर्डर मिलेगी। SSB आपको नेपाल बॉर्डर के पास मिलेगी। तो यहाँ के इनके फिक्स है, बट CRPF कोई फिक्स एरिया नहीं है। ये आपको कहीं पर भी इंडिया के सेंट्रल कोई भी इशू क्रिएट होता है तो वहाँ पर आपको पोस्टिंग मिल सकती है। तो सबसे कम बच्चे इसमें भरते हैं। बट ये मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप कौन सा भरिए कौन सा नहीं, जो आपकी चॉइस आप भरिए। बट अगर पर्सनल चॉइस लूँ तो मैं CASF को सबसे पहले भरूँगा, क्योंकि देखो थोड़ा सा आपकी जॉब, अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा, मतलब देखो एज ए आप बेल्ट फोर्स जा रहे हैं, बट अगर आप थोड़ा आराम भी चाहते हैं तो थोड़ा CASF अच्छी है। बट मेरे हिसाब से सभी जो फोर्सेज हैं वो बेस्ट हैं अपनी जगह पे, अपना अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं। जो आपकी चॉइस है वो कीजिए, ठीक है। मैं फर्स्ट CASF भरता, सेकंड में CRPF भरता, बिकॉज माई फैमिली बैकग्राउंड इज फ्रॉम CRPF, तो आई विल फिल दैट CRPF ऑल्सो। ओके, सो नेक्स्ट है इसमें, तो वैकेंसी के हमारे पता लगे ये सेंटर्स इन्होंने अलॉट किए हैं यहाँ पे। तो जो भी आपके नियर बाई सेंटर है उन सेंटर्स को आप एक बार देख लीजिए इस फिल करने से पहले कि वो है कि नहीं है। आप जब फॉर्म भरेंगे तब भी इसमें आएगा, ठीक है। कुछ जो इन्होंने लिखा है कि आपकी जो एक्स सर्विस मैन है उनके लिए 10% जो वैकेंसी है वो हमेशा ही क्या उनकी रिजर्व होंगी। ओके, फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट ये अब इन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है। तो इस चीज़ को थोड़ा सीरियसली लीजिएगा, इसको आप नॉन सीरियस ना होइएगा। SC ST और
जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं या जो ईडब्ल्यूएस हैं, इकोनॉमी वीकर सेक्शन, उनकी फ़ी एग्जम्पशन है यहाँ पे, फ़ी उनको पे नहीं करनी है। और फीमेल्स जो कैंडिडेट हैं उनको भी ये फ़ी पे नहीं करनी है। और इसकी टोटल फ़ी जो आपकी है वो 200 रुपीज़ है। मतलब जनरल जो मेल पर्सनस हैं उनको यहाँ पे फ़ी पे करनी पड़ेगी इसकी, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे नॉन सिटीज़न जो हैं वो नई फॉर्म फिल कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे नेपाल और भूटान के लिए कुछ रूल्स हैं कि वो भर सकते हैं इस फॉर्म को। एज लिमिट देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बच्चों को ये नहीं पता होता कि वो फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते। पहला तो आपके पास क्या है कि इसमें आपकी 20 ईयर्स एज होनी चाहिए, बट आपकी 20 से 25 ईयर्स एज आपकी होनी चाहिए इसमें, ठीक है। तो 1 अगस्त 2022 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, मतलब लेस देन, मतलब 1 अगस्त 2022 से पहले आपकी 25 से नीचे उम्र जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। मतलब आप इससे पहले 25 के हो जाने चाहिए। इसके बाद नॉट अर्लियर देन 2 अगस्त 1997, मतलब इससे पहले आप पैदा नहीं होने चाहिए और इसके बाद आपका बर्थडे नहीं होना चाहिए, तो ठीक है। तो 1 अगस्त से बाद में आपका जन्म नहीं होना चाहिए और एक आपका 2 अगस्त 1997 से पहले आपका या 1997 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। सो 5 ईयर का रिलैक्सेशन है टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, और 3 ईयर का रिलैक्सेशन है टू ओबीसीज, ठीक है। और जो हमारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं, सिविल या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे रिजर्वेशन रखी गई है इन्होंने। तो ये आपने ध्यान में रखना है जब आप फॉर्म भर रहे हैं। और चाहे अगर आप SC ST और OBC से या EWS से पढ़ रहे हैं तो उसका आपको क्या होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि सर्टिफिकेट बहुत है। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है कि यू मस्ट होल्ड का मतलब है आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आपने कहीं से भी ग्रेजुएशन किया हो, चाहे आपने टेक्निकल कोर्स भी किया हो, तो वो भी एलिजिबल माना जाएगा यहाँ पे, ओके। फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो हैं आपके NCC का C सर्टिफिकेट, B सर्टिफिकेट जो है वो क्वालिफिकेशन में एक तरीके से आपके इंटरव्यू के टाइम पे काम आएगा, ठीक है। फ़ीस की बात मैं ऑलरेडी आपसे कर चुका हूँ कि 200 रुपीज़ जो हैं वो कैंडिडेट के लगे। एक्सेप्टेड फीमेल SC ST कैंडिडेट्स जो हैं जो फ़ी उनको नहीं लगेगी, तो सिर्फ जनरल जो मेल कैंडिडेट हैं उनको ये फ़ी 200 क्या है वो पे करनी पड़ेगी। और SBI ही आपका क्या है ब्रांच में जो है काउंटर पे आपकी ये फ़ी पे की जाएगी, या फिर आप ऑनलाइन भी इसको पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू, UPI पेमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। फ़ी के बारे में इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, वहाँ पे डिटेल इसकी डिटेल जो है वो मैंने सेंड की हुई है यहाँ पे, यही जो नोटिफिकेशन है वहाँ पे भी सेंड की गई है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अब यहाँ पे कि लास्ट डेट तो चलो आपको पता ही है, ओके। इसके बाद हम सिलेबस की तरफ बढ़ेंगे कि सिलेबस जो है वो क्या है यहाँ पे हमारे इस प्रोसेस का। देखो आपका जो पेपर है वो 2 होंगे, 2 रिटन एग्जामिनेशन आपके होंगे। आपका जो पहला एग्जामिनेशन है जैसे 7 अगस्त को आपका पेपर है, ठीक है, ये डेट इन्होंने दी है कि 7 अगस्त को आपका पेपर होगा। तो आपका क्या 2 पेपर होंगे, एक पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। पेपर 1 को जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस दिया है। अगर एबिलिटी बोला है तो यहाँ पे आपकी थोड़ी रीजनिंग भी आती है। तो ये 250 मार्क्स का पेपर होता है, इसमें 125 क्वेश्चन होते हैं। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, उसमें 1/3 आपकी क्या हो सकती है, इसमें नेगेटिव भी इसमें होती है अगर आप गलत आंसर देते हैं। तो 125 इसमें क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स का होगा, 250 मार्क्स का हो गया। आपका जो सेकंड पेपर है ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है। डिस्क्रिप्टिव मीन्स यहाँ पे आपको ऐसे रेटिंग होगी, आपकी प्रेसाइज राइटिंग होगी, कॉम्प्रिहेंशन होगा और 20 मार्क्स की इसमें ग्रामर भी होगी। बट यहाँ पे आपको क्या 3 घंटे मिलेंगे। पहला पेपर आपका 2 घंटे का, दूसरे में 3 घंटे आपको मिलेंगे। तो 3 घंटे का जो पेपर है आपको उसमें आपको ऐसे भी लिखने हैं, 4 ऐसे इसमें होते हैं, ठीक है। 80 मार्क्स के आपके ऐसे होते हैं, 20 के आपके 4 ऐसे होते हैं। वो उन एसेस के बारे में आपको लिखना होता है, तो आपको 3 घंटे मिलते हैं। जैसे आप 11th जब आप 9th-10th के पेपर देते थे, इंग्लिश का पेपर देते थे, उस तरीके का ये पेपर होगा, ओके। सो आपका इसमें क्या है कि आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी है, वो डिसाइड करेगा कमीशन। आपका मिनिमम क्या है कि एक मेरिट बनती है आपका फर्स्ट पेपर की। पहले आपका पहला पेपर चेक होगा और उसके बाद आपका पेपर 2 चेक होगा। पहला पेपर अगर इवेल्युएट करेंगे, अगर आप मेरिट में आते तभी आपका पेपर 2 चेक किया जाएगा, अदरवाइज आपका पेपर 2 चेक नहीं किया जाएगा। और पेपर 2 जो है वो एक तरीके का क्वालिफाई है, बट आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके वो मार्क्स जो हैं वो ऐड होंगे। मतलब 66 मार्क्स तो आपको 200 में से उसमें लेने ही लेने हैं। आपको सेपरेटली आपको यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स रखे गए हैं फॉर ईच पेपर। तो इसके लिए आपके कितने होते हैं, 1/3 होता है। 66 मार्क्स आपको इंग्लिश के पेपर में जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसमें लेने। तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स को आप एक बार देख लीजिएगा कि आप इनके फिजिकल स्टैंडर्ड्स पे खरे उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं। इसके बाद इनका 150 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है। आप जब क्लियर कर देते हैं एग्जाम को, आई होप आप सभी का पेपर क्लियर हो, आप जब पेपर क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपका मेडिकल होता है और मेडिकल के बाद ही आपका इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू जो है वो 150 मार्क्स का होता है। तो 150 मार्क्स का इंटरव्यू जो है वो आपका, फिर उसके बाद आपकी एक फाइनल सिलेक्शन मेरिट बनती है।
अब यहाँ पे देखते हैं हमारा कि सिलेबस क्या है। देखो अगर आप जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो इसमें आप देखिए यहाँ पे आपको पहले मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग के होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी के, डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस होंगे। 20 मार्क्स में अगर 125 क्वेश्चन ले रहे हैं तो 20 से 25 आपके क्वेश्चन जो हैं वो आपके इस सेक्शन से आ रहे हैं। जनरल साइंस देखिए यहाँ पे आपके है फिजिक्स, केमिस्ट्री, और अगर आप बायो पढ़ रहे हैं तो यहाँ से आप लेके चलिए कम से कम 20 to 25 क्वेश्चंस आपके यहाँ से हिट जरूर करेंगे। अगर आप CDS का पेपर देख रहे हैं, पुराना UPSC का पेपर देख रहे हैं, तो वहाँ साइंस क्वेश्चन जो है वो बहुत आए हैं। तो साइंस अगर आपने पढ़नी है तो उसके लिए आप मेनली आपको 9th और 10th की साइंस जो है वो बेसिक साइंस है, उसको सबसे पहले पढ़िए। उसके बाद अगर आप कोई बुक फॉलो करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके बाद है करंट और नेशनल इवेंट को। करंट अफेयर जो है हर एग्जाम में आ जाता है, बड़ा वास्ट टॉपिक है, तो इसको साथ साथ में आप अभी से करना शुरू कर दीजिए। मतलब लास्ट अगर आपका पेपर अगस्त में है तो आप अगस्त से लेकर अभी तक के, मतलब आप ये लिख सकते हैं जून तक के आप करंट अफेयर पढ़े। मतलब अगस्त 2021 से जून 2022 के करंट अफेयर आपको पढ़ने हैं। और खासकर देखो इन्होंने कल्चर, म्यूजिक, आर्ट, लिटरेचर, इनमें सब में इन्होंने लिखा हुआ है। सिलेबस को पढ़िए ध्यान से और उसको फॉलो कीजिए। इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी, पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत को पढ़ सकते हैं, सारा पेपर आपका लक्ष्मीकांत से आता है। और इंडियन इकोनॉमी को आप बेसिक पहले 11th क्लास की जो NCERT की बुक है उसको पढ़िए, उससे आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे और उसी में से आपका एग्जामिनेशन जो है वो क्लियर हो जाएगा। हिस्ट्री आपकी यहाँ पे मैं प्रेफर करता हूँ हमेशा बच्चों को कि आप मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करें। देखिए आपको 125 के 125 क्वेश्चन नहीं करने होते हैं, आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो आप मिडिवल और मॉडर्न पे ज़्यादा फोकस करिए। और फ्रीडम मूवमेंट और नेशनलिज्म जो है यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इसके लिए आप स्पेक्ट्रम को फॉलो कर सकते हैं और आपकी 11th और 12th क्लास की जो हिस्ट्री है NCERT की उसको फॉलो कीजिए। तो पहले आप हिस्ट्री NCERT से पढ़िए और उसके बाद आप बाकी चीज़ों को पढ़िए। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी यहाँ पे पूछी जाएगी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपकी फिजिकल ज्योग्राफी देती है जिसमें आपका क्लाइमेटोलॉजी होता है, जियोमॉर्फोलॉजी होता है, ओशनोग्राफी होता है, ओके। और बायोज्योग्राफी जो है आपकी, जिसमें आपका एनवायरनमेंट का पार्ट भी आता है और फ्लोरा एंड फौना भी आता है। और इंडिया में आपकी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, रिवर्स, फिजिकल ज्योग्राफी में फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, ये सारी सेक्शंस आते हैं। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए आप सविंद्रा सिंह की बुक को फॉलो कर सकते हैं, पर उससे पहले आपको 11th क्लास की फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी ज़रूर पढ़नी है। उसके बाद आप उस बुक को फॉलो करें, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी 11th क्लास की, और उसके बाद आप सविंद्रा सिंह की बुक को फॉलो कीजिए। बट सविंद्रा सिंह की बुक जो बहुत वास्ट है, अगर आप इसको नहीं पढ़ सकते आप GC लियोन की बुक को पढ़ सकते हैं, बट उससे पहले आपको 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी की बुक पढ़नी ही है। और इंडियन ज्योग्राफी के लिए आप DR खुल्लर की बुक उठा सकते हैं और या फिर माजिद हुसैन की बुक को भी उठा सकते हैं, बट उससे पहले आपको NCERTs को पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि मैक्सिमम पेपर जो है आपको NCERT से होता है। इसके बाद आपका आता है पेपर 2। देखो पेपर 2 में यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया कि आपका एस्से जो है वो दोनों लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, बट ये आपको फिल करना पड़ता है कि आप किस लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं। तो आपके 4 होते हैं, ये सभी किससे, फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड होंगे, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इनसे ह्यूमन राइट इशूज़ जो भी मैं आपको बता दूंगा। इसमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड आपको होता है, सोशल इश्यूज से आपके क्वेश्चंस होते हैं, ओके। इसमें आपके इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चंस होते हैं, पोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आपका होता है, वुमेन एम्पावरमेंट पे क्वेश्चंस होते हैं। इनके रिलेटेड ही आपके सोशल इश्यूज से रिलेटेड ही आपके क्या होते हैं, ऐसे होते हैं। उसके बाद प्रिसाइज राइटिंग होती है, कॉम्प्रिहेंशन होता है, अदर कम्युनिकेशन लैंग्वेज स्किल्स आपके चेक किए जाते हैं। और 20 मार्क्स की इसमें मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ कि इसमें आपको ग्रामर ज़रूर आएगी, एक्टिव पैसिव, आपको प्रेपोजिशंस वगैरह कैसे आप उनको यूज़ करते हैं उसके ऊपर 20 क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहले ग्रामर को भी आप कीजिए, क्योंकि अगर आप ग्रामर अच्छे से कर लेते हो तो 20 मार्क्स आपके पक्के हैं, क्योंकि आपको क्वालिफाई के लिए 66 मार्क्स चाहिए, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये टोटल आपको जो मैंने अभी एक्सप्लेनेशन दी है, यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि इन चीज़ों से ही आपका पेपर क्लियर होगा। आप फॉर्म को जल्द से जल्द भरिए और तैयारी शुरू कीजिए, आप बड़े आराम से इस पेपर को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो आगे इन्होंने सिर्फ ये दिया है कि आपका पेपर किस तरीके से होगा, आपको ब्लैक पेन लेकर आना है, तो ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये आपको पेपर से पहले पढ़नी है। बट अभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं आपको जवाब दूंगा। कोई बुक्स से रिलेटेड आपको अगर प्रॉब्लम आती है कि कौन सी बुक्स पढ़नी है, क्या चीज़ पहले पढ़नी है, तो आप बता सकते हैं। अगर आप CAPF का ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो ऑनलाइन बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर जो है वो दे रखा है, आप व्हाट्सअप कर सकते हो अगर आप ऑनलाइन बैच लगाना चाहते हो। और ऑफलाइन अगर आप बैच लगाना चाहते हो तो अकेडमी इज़ इन चंडीगढ़, तो आप ओनली सक्सेस अकेडमी चंडीगढ़ गूगल पे सर्च करके यहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। इसी तरीके की नई वीडियो से आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।